प्रदेश में फिर से मदरसों की जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से आदेश जारी हो गए हैं और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने आशंका जताई है। नेपाल सीमा में बने मदरसों के आतंकी कनेक्शन की आशंका जताई गई है और कई जगह मदरसों की फंडिंग का स्रोत ठीक नहीं है। धर्मपाल सिंह का ये कहना है। पिछले सर्वे में मदरसों में फंडिंग से जुड़ी दो बातें सामने आई थी। मदरसों की फंडिंग का स्रोत जकात और चंदा बताया गया है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कई जगह मदरसों की फंडिंग का स्रोत ठीक नहीं है, धर्मपाल सिंह का ये कहना है और इसलिए एक बार फिर से जो सर्वे है वो कराया जाए। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने आशंका जताई है और प्रदेश में फिर से मदरसों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से जो आदेश है वो जारी हो गए हैं। मदरसों से जो सर्वे के अंदर जानकारी मांगी गई थी वो पूरी तरह से दी नहीं है और दी है तो सही नहीं है। तो ऐसी जो जानकारी है उन पर संदेह अपने आप में उत्पन्न हो जाता है और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए देश और प्रदेश की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा सबसे पहले है। कोई आतंकवादी घटना ना हो, कोई गलत काम ना हो, कोई घोटाला ना हो या कोई गलत तरीके का पैसा किसी भी काम में ना लगा हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की पहली प्राथमिकता रहती है। इसी के तहत जो संदेह की स्थिति है, क्योंकि मदरसा के जो चलाने वाले हैं वो अपने आय के जो स्रोत हैं वो बता नहीं पा रहे हैं, पैसा कहाँ से आया, वो पैसा कहाँ खर्च किया और इतना बड़ा इदारा चल कैसा रहा है, ये चंदा कहाँ से आ रहा है, इसकी स्पष्ट जानकारी जब तक वो लोग नहीं देंगे संदेह बना रहेगा। तो मेरा आग्रह भी है और इस पर सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है कि जो इस तरह के मदरसे हैं उनकी ठीक से जानकारी ली जाए, उनको भरोसे में लेकर के यदि कोई गलत काम है तो कार्रवाई होगी, नहीं तो गलत नहीं तो अपनी जानकारी पूरी उनको देनी चाहिए। पूरे मुल्क के अंदर जहां कहीं भी मदारिस इस्लामिया अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं वो बड़े पैमाने पर सिर्फ और सिर्फ अवामी डोनेशन से और ज़कात की रकम से अपने इदारे को चलाते हैं और चलाते आए हैं। लिहाजा मैं नहीं समझता हूं कि बार बार इस तरह की बातें मदारिस इस्लामिया को लेकर की जानी चाहिए, क्योंकि मदारिस इस्लामिया अपने आप में एक बड़े पैमाने पर इल्म की रोशनी को आम करने के लिए और मुल्क से जिहालत के ख़ात्मे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इसलिए इस तरीक़े की बातें या इस तरीक़े के ऑर्डर्स बार बार जब मंजर आम पर आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके हौसलों को भी नुकसान पहुँचता है। इटावा में सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। रामगोपाल यादव ने कहा कि लोगों को भ्रम में रखने का काम किया जा रहा है। देश में हमेशा से हिंदू रहे हैं और आगे भी रहेंगे। साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के गठन पर रामगोपाल यादव ने कहा कि जो भी कार्यकर्ता जमीन से जुड़कर काम करेंगे उन्हें ही आगे मौका मिलेगा। साथ ही रामचरितमानस के विवाद पर रामगोपाल यादव ने कहा कि हर ग्रंथ में कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें होती है, अच्छी बातों को लेकर साथ चलना चाहिए। इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल जी हैं। हम इनसे जानते हैं कि जिस तरह से लगातार योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा, क्या बयान है? जब लोगों के पास कुछ करने को नहीं रहता है, जब निराश होने लगते हैं, जनता उदास होने लगती है, तो इसी तरह के भ्रमजाल में फैलाना चाहते हैं। हिंदू इस देश में हमेशा से थे और धर्मों के लोग भी थे, वे भी रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे और हिंदू धर्म इतना सहिष्णु है कि छोटे मन वाले लोगों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जिस तरह से एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि समाजवादी पार्टी का प्रदेश के गठन होना है, किस तरह से देख रहे हैं और क्या नई चीज़ें इस बार रहने वाली हैं? देखिए, जो ठीक तरीके से काम करने वाले कार्यकर्ता होंगे उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, जो जा सकते हैं जनता के बीच में काम कर सकते हैं। अच्छा, रामचरितमानस को लेकर दो फाट में होती आ रही समाजवादी पार्टी, कुछ विधायक का दूसरा मत है, किस तरह से देखते हैं? ऐसा है कि मैं तो चाहता हूं कि विवाद होना ही नहीं चाहिए। हर ग्रंथ में कुछ बहुत अच्छी बातें होती हैं, एक आध बात ऐसी भी होती है तो सहमत नहीं हो सकते, जो सहमत नहीं हो तो चर्चा न करें, जो हैं अच्छी उनको लेके चलें। तो ये प्रोफेसर रामगोपाल हैं जिनका कहना है कि जिस तरह से हिंदू राष्ट्र हर दिल के मन में रहा है और रहेगा भी, इनका विषय योगी जी का नहीं है, खुद ये सारे लोग ही हिंदू राष्ट्र की तरह से हैं। कैमरामैन करण कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, एबीपी गंगा, इटावा। सपा विधायक
अब्बास अंसारी कल चित्रकूट से कासगंज जेल पहुंचा और मेडिकल जांच के बाद अब्बास को जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में शिफ्ट किया गया है। कासगंज जेल में अब्बास के साथ ही कई दूसरे खुदकार कैदी भी बंद है, लेकिन पूरे जेल प्रशासन की नजर अब्बास अंसारी के बैरक पर थी। कासगंज जेल में कैसी रही अब्बास की पहली रात, इसे लेकर हमारे संवाददाता ने जेल अधीक्षक विजय विक्रम सिंह से बातचीत की है। हम इस वक्त कासगंज की पचलाना जिला कारागार में है। कासगंज जिला कारागार पिछले 24 घंटे में ज़्यादा चर्चा में आई क्योंकि यहाँ एक हाई प्रोफाइल मामला चित्रकूट से अब्बास अंसारी जो कि मऊ सदर से विधायक हैं उनको यहाँ ट्रांसफ़र किया गया। अगर बात करें हम कासगंज कारागार की तो यहाँ 24 अपराधी ऐसे हैं जो प्रशासनिक आधार पर दूसरे जिलों की जेल से यहाँ शिफ्ट किए गए हैं। उनमें से अब्बास अंसारी भी एक हैं जो कल आए हैं। अगर गंभीर अपराधों में निरुद्ध अपराधियों की बात करें तो अब्बास अंसारी और उनसे पहले मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाने वाले झुन्ना पंडित यहाँ हाई प्रोफाइल सेल में हैं। और आजमगढ़ के एक और जो अपराधी हैं कुंटू सिंह, तो इस तरह से 24 हैं। 24 में से 3 हाई प्रोफाइल बैरक में रखे गए हैं। कासगंज कारागार की प्रशासनिक आधार पर 24 यहाँ पे हैं और 8 लोग पूर्वांचल से हैं। जो 8 अपराधी हैं वो पूर्वांचल से हमारे साथ विजय विक्रम सिंह साहब हैं, अधीक्षक हैं, आप जेल के बात करेंगे। सर, कल अब्बास अंसारी जो मऊ सदर से विधायक भी हैं ट्रांसफ़र किए गए हैं चित्रकूट जेल से, क्या रहा रात भर? और क्योंकि जेल मैनुअल के अनुसार जो मेन्यू में खाना वाना होता है वो कैसा था और क्या सब चीज़ें रहीं? अब्बास अंसारी को हाई सिक्योरिटी में रखा गया है जी, और उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि कोई ऐसी हरकत जैसी उन्होंने की है चित्रकूट में ऐसी कोई हरकत न करने पाएँ। और जो सामान्य बंदियों के लिए भोजन व्यवस्था है, जो व्यवस्थाएं हैं वही उनको भी दी गई। अब अब्बास अंसारी से मुलाकातें कौन कब कैसे करेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अब्बास पचलाना जेल में है तो पूर्वांचल टू पचलाना 8 अपराधी यहाँ शिफ्ट किए गए हैं और उनकी कड़ी निगरानी में यहाँ उन्हें रखा गया है। कासगंज में एबीपी गंगा के लिए रंजीत गुप्ता। बीजेपी संगठन में बदलाव को लेकर बड़े संकेत सामने आए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़े संकेत दे दिए हैं और इस महीने के अंत तक संगठन का पुनर्गठन हो सकता है। नई टीम में युवाओं के साथ पुराने लोगों को भी जगह मिलेगी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है और इसी महीने के अंत तक संगठन का पुनर्गठन हो सकता है। कर दी आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने जो प्रदेश महामंत्री हैं, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ एक बैठक की। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, उनसे जानेंगे। भूपेंद्र जी, आप लोगों ने आज बैठक एक की है प्रदेश कार्यालय पर, लेकिन अभी स्थानीय निकाय के चुनाव कब होंगे यही तय नहीं है, लेकिन बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई। क्या बीजेपी ये मान रही है कि अप्रैल मई में चुनाव हो जाएंगे? बैठकें हमारे संगठन का आधार है। हम अपने जो पुराने कार्यक्रम अभियान हैं उनकी क्षेत्र के अनुसार या जो भी इकाई के अनुसार रिपोर्टिंग करते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं, उनकी प्रगति की समीक्षा करते हैं, क्या स्थिति है और आगामी दृष्टि से हमें क्या क्या उसमें करना है। तो अपने संगठनात्मक बैठकें हैं। आज संगठन की बैठक हुई है, जो हमारे कार्यक्रम अभियान चल रहे हैं पार्टी के नियमित, उसमें एक निकाय चुनाव भी है हमारी प्राथमिकताओं में, लोकसभा चुनाव भी है और हमारे बहुत ऐसे संगठनात्मक काम हैं, सेवा के भी काम हैं, रचनात्मक भी काम हैं और लगातार हम लोग अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में रहते हैं। तो उस कार्यक्रम अभियानों को लेकर आज बैठक थी और हमने जो जो पुराने हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी प्रगति क्या है स्थिति और आगामी दृष्टि से हमें क्या क्या करना है, इसके लिए आपस में बातचीत हुई है। चर्चा ये कि जो पिछड़ा आयोग था उसने लगभग 46 से ज़्यादा जिलों में सर्वे का काम पूरा कर लिया। अप्रैल के लास्ट या मई के पहले हफ्ते में स्थानीय निकाय चुनाव भी हो सकते हैं। नहीं, माननीय न्यायालय ने एक समय अवधि तय की है और आयोग को जो डेडिकेटेड कमीशन बनाया उसे समय सीमा के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट देनी है और जैसे रिपोर्ट आ जाएगी सरकार को या आयोग को अधिसूचना जारी करनी है। हम लोग पार्टी की तरफ से हमारी तैयारी पूरी है। हम पहले भी चुनाव में तैयार थे, दिसंबर माह में चुनाव प्रस्तावित था, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों के षड्यंत्र के कारण चुनाव की तिथि आगे बढ़ी है। तो हमारी पहले भी तैयारी थी, अब भी तैयारी है। जैसे भी
अधिसूचना जारी होगी हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया की शुरुआत करके प्रत्याशी घोषित करके और अपने एजेंडे के साथ जो हमारी पार्टी ने हमारा एजेंडा है, हमारा रिपोर्ट कार्ड है, उसके साथ जनता के बीच में जाएंगे। एक सवाल ये आपने कहा संगठनात्मक बैठकें होती रहती हैं, संगठन में जो फेरबदल की बात है, कहा जा रहा था कि फरवरी महीने में ही होगी, पर अब जो GIS था वो भी हो चुका है, G20 भी हो चुका है, अब विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, तो क्या माना जाए 20 तारीख के 25 तारीख के बीच ये बदलाव होगा या फिर वो मार्च तक चला जाएगा? ऐसा हमारे यहाँ संगठन के गठन की एक प्रक्रिया है। इस बार संगठन का कार्यकाल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जनवरी माह में पूरा होना है, लेकिन पार्टी ने, हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति ने तय किया कि हम इस बार संगठन के इस वर्ष में चुनाव में नहीं जाएंगे, क्योंकि इस बार 9 विधानसभाओं के चुनाव है और अगले साल लोकसभा का चुनाव है। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में नगर निकायों के, पंचायतों के चुनाव भी हैं। तो राष्ट्रीय कार्य समिति ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और उनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ा दिया। तो अब ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक संगठन का कालखंड 2024 तक एक्सटेंड हो। उत्तर प्रदेश का जहाँ तक विषय है, तो मुझे अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला है, तो पार्टी में कुछ लोग हमारी सरकार में चले गए हैं, कुछ अन्य दायित्व में चले गए, तो आंशिक पुनर्गठन हम लोगों को करना है। जो रिक्त पद है उन्हें भरना है, लेकिन ये आंशिक पुनर्गठन नीचे तक करेंगे, मंडलों में भी करेंगे, जिलों में भी करेंगे, क्षेत्रों में भी करेंगे, प्रदेश में। अगर पूछा जाए, हालांकि आप बता नहीं रहे हैं, कितने फीसदी ये बदलाव होगा? चर्चा तो ऐसे कि 50% तक चेंजेस हो सकते हैं संगठन में। नहीं, अब जैसी परिस्थिति बनेगी उन परिस्थितियों के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कहता हूँ कि ये परिवर्तन नहीं है, पुनर्गठन है। पुनर्गठन। और इसी कानपुर देहात में मामूली विवाद में युवक की पिटाई कर दी गई। गुटखा देने से इनकार करने पर युवक को पीटा गया। दबंग ने युवक की जूते से जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कानपुर देहात के मंगलकोट थाना क्षेत्र के झिंझक कस्बे का मामला है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देखिए, किसी मामूली बात को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद होता है, जिसके बाद इस युवक की किस तरीके से बीच बाजार में भी सड़क पर जमकर पिटाई की जाती है, इसका वीडियो भी अब सामने आया है। और आप देखिए किस तरीके से जमकर चप्पलों से वार इस युवक पर किए जा रहे हैं। हालांकि अब ये वीडियो भी सामने आया है और एक्सक्लूसिव वीडियो सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। इस तरीके से इस दबंग ने इस युवक की जमकर जूते से पिटाई कर दी और वहां जो आसपास मौके पर मौजूद लोग हैं वो इस दौरान तमाशबीन बने रहे। इसे रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन ये युवक यहाँ नहीं रुकता है, लगातार इस युवक पर जूते बरसाता हुआ नजर आ रहा है। तो मामूली विवाद था, जिसके बाद इस युवक की पिटाई कर दी गई। वहीं बलिया के बिगी गांव में बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी। पानी की सप्लाई लाइन लगवाने पर पिटाई का आरोप है। गांव के दबंगों पर बुजुर्ग महिला की पिटाई का आरोप लगा है। हालांकि पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है और ये तस्वीरें भी अब आप देखिए किस तरीके से। देखिए बुजुर्ग महिला के साथ बेरहमी से पिटाई की गई है। गांव के कुछ दबंग बताए जा रहे हैं जिन्होंने बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है। बलिया का पूरा मामला है और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से लात बरसाता हुआ ये युवक इस बुजुर्ग महिला पर नजर आ रहा है। पानी की सप्लाई लाइन लगवाने के नाम पर इस मारपीट का आरोप लगा है और अब हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बलिया का पूरा मामला है। पानी की सप्लाई लाइन लगवाने पर पिटाई का आरोप है। बताया जा रहा है कि पानी की लाइन लगवाने के लिए बुजुर्ग महिला ने इस युवक को कहा था, जिसके बाद इस युवक ने इस महिला की जमकर पिटाई कर दी है। अब खबर नोएडा से है, जहां नोएडा के सेक्टर 9 में बड़ा हादसा टल गया है। बीएसएनएल के चौराहे के पास में एक कचरे से भरा ट्रक पलट गया। चौराहे से कट मारते वक्त ये ट्रक अचानक से पलट गया। हालांकि क्रेन के सहारे ट्रक को हटाने का काम जारी है और ये तस्वीरें भी आप देखिए। नोएडा सेक्टर 9 में ये बड़ा हादसा होते होते टला है। बीएसएनएल चौराहे के पास कचरे से भरा ये ट्रक जो था अचानक से पलट गया। बताया जा रहा है कि चौराहे से कट लेते वक्त अचानक से ये ट्रक पलट गया। हालांकि क्रेन के सहारे अब ट्रक को हटाने का काम जारी है। मौके की तस्वीरें भी आप देखिए। देखिए किस तरीके से अब क्रेन के सहारे इस कचरे से भरे ट्रक को सीधा किया जा रहा है।
अचानक से कट लेते वक्त कचरे से भरा जो ये ट्रक था ये पलट गया। नोएडा सेक्टर 9 का ये मामला बताया जा रहा है और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर अचानक से कट लेते वक्त जो ये कूड़े से भरा ट्रक था ये पलट गया। उसके बाद क्रेन को जानकारी दी गई, क्रेन मौके पर पहुंची है और अब इस ट्रक को सीधा करने की कोशिश की जा रही है। बीएसएनएल चौराहे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। खबर मथुरा से है, जहां बुजुर्ग की हत्या से हड़कंप मच गया। घर के नौकर पर जताई जा रही है हत्या की आशंका और वारदात के बाद नौकर दंपति घर छोड़कर फरार हो गए हैं। वृंदावन थाना क्षेत्र के चैतन्य विहार फेज 1 की यह घटना बताई जा रही है। घर से कई कीमती सामान और स्कूटी भी गायब है। घर में बुजुर्ग राधेश्याम अग्रवाल अकेले रहते थे। हालांकि पुलिस नौकर दंपति की तलाश में जुट गई है और घर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। मथुरा का ये पूरा मामला, जहां बुजुर्ग की हत्या से हड़कंप मच गया और आशंका जताई जा रही है कि घर में जो मौजूद थे नौकर दंपति, उन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद से नौकर दंपति जो है मौके से फरार हो गए और घर से कई जो कीमती सामान है वो भी गायब बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अब मौके पर पहुंच चुकी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद नौकर दंपति मौके से गायब हो गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के कई जिलों में ईडी की टीम की छापेमारी लगातार जारी है। लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी और फर्रुखाबाद में छापेमारी की जा रही है। स्कॉलरशिप स्कैम के मामले में ये छापेमारी चल रही है। लखनऊ के हाईजिया सहित कई इंस्टीट्यूट में छापेमारी हो रही है। सरकारी योजना में मिले धन के गबन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो प्रदेश के कई जिले इसमें शामिल है, जहां स्कॉलरशिप स्कैम के मामले में फिलहाल ये छापेमारी चल रही है। ईडी की जो कई टीमें हैं मौके पर मौजूद है। लखनऊ के हाईजिया सहित कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां पे छापेमारी चल रही है। सरकारी योजना में मिले धन के गबन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और लखनऊ से और फर्रुखाबाद की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो ईडी की टीम है उन्होंने आज छापेमारी की है। हालांकि अभी भी अंदर जो टीमें हैं वो मौके पर मौजूद है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। लखनऊ, फर्रुखाबाद सहित कई ऐसे जिले हैं जो इनमें शामिल हैं जहां पर ये कार्रवाई फिलहाल चल रही है। तो यूपी के कई जिले इसमें शामिल हैं, जहां ईडी की टीम आज सुबह पहुंची और कई जगह पर छापेमारी चल रही है। स्कॉलरशिप स्कैम पूरा मामला है, जिस पर ये एक्शन आज ईडी का देखने को मिला है। अब खबर आगरा से है, जहां चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने एक साथ 2 घरों को निशाना बनाया है। लाखों के जेवरात और नकदी लेकर चोर फरार हो गए हैं। ग्रामीणों ने हालांकि एक बदमाश को पकड़ा है। हथियार का डर दिखाकर बदमाश मौके से फरार हो गया है। अचनेरा थाना क्षेत्र के रायभा गांव की घटना बताई जा रही है। और देखिए किस तरीके से आगरा में चोरों के हौसले बुलंद है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने कैंपस में मार्च निकालकर यज्ञ किया है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों की पुलिसकर्मियों ने यूनिवर्सिटी में 4 गुना फीस बढ़ोतरी का ये पूरा विरोध बताया जा रहा है। तो लगातार छात्रों का जो प्रदर्शन है वो जारी है। आज भी हाथों में पोस्टर बैनर लेकर छात्रों की तरफ से मार्च निकाला गया और इस दौरान पुलिस से झड़प होती हुई भी कई छात्रों की नजर आई। छात्रों ने मार्च निकालने के बाद यज्ञ भी किया। ये तस्वीरें भी आप देखिए। लगातार अपनी कई मांगों को लेकर जो छात्र हैं कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्रों की पुलिस से तकरार भी हुई और जिसमें 4 गुना फीस बढ़ोतरी में कमी करने और पानी जैसी समस्याओं को लेकर इन छात्रों की तरफ से कई दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।